नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग भूगोल। भूगोल के अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय में उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। प्रायद्वीप पठार एक प्राचीन भूखंड है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता है। ऐसे भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात कालांतर से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उत्तर में हिंदू कुश है। हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत एक 800 किलोमीटर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्रालय जिले में स्थित है। 7,708 मीटर 25,289 फुट लंबा तिरचित मीर पर्वत है। यह है हिंदू कुश पर्वतमाला जो बर्फ से आच्छादित है। सुलेमान पर्वतमाला। यह अंतरिक्ष से सुलेमान पर्वतों के एक अंश की तस्वीर है। सुलेमान पर्वत या कोह-ए-मुलैमान सुलेमान पर्वत या कोह-ए-मुलैमान, जिन्हें केसई पर्वत अंग्रेजी में केसई माउंटेन्स भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अफगानिस्तान में यह जाबो लोया, पकतिया और कंदहार उत्तर पूर्वी भाग क्षेत्रों में विस्तृत है। सुलेमान पर्वत ईरान के पठार का पूर्वी छोर है और भौगोलिक रूप से इसे भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजित करते हैं। इस श्रृंखला के प्रसिद्ध शिखर बलूचिस्तान में स्थित 3,487 मीटर ऊंचा तख्त-ए-सुलेमान, 3,444 मीटर ऊंची केसई गर और क्वेटा के पास स्थित 3,578 मीटर ऊंचा जरगुन गर है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। इसके उत्तर पूर्व में अराकानियोमा की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी से तटों से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हिमालय से मिल जाता है। मानचित्र 2.1 में काली लकीर को देखें। काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारत को अलग करती हैं। इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिण प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी से उठती लहरें लगातार टकराती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है
कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य एवं दुर्गम्य है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आइए इन्हें जानें। द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप महाद्वीप का एक भूभाग है जो चारों ओर से जल राशि से घिरा होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ समुद्र है और बीच में भूभाग है जहाँ पर निवास करते हुए लोगों की तस्वीरें यहाँ पर दिखाया गया है। ये है द्वीप। महाद्वीप, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा सतत विस्तृत और वृहत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। चूँकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता, एशिया और यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। इस परिभाषा के मापदंड पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और वृहद भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, जबकि ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर जल राशि हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा। सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद्य बनाती है, तो वे लोग यहाँ पहुँचे कैसे? उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य हैं, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। यहाँ चित्र क्रमांक 2.1 में देखें। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण के मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के सान पठार के से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। इसका अभिप्राय यह है कि जहां भौगोलिक स्थितियां मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा कर सकती हैं, तो वहीं रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियां, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीपों में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। स्थिति विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांशों के बीच और 68 अंश 7 इंच से 97 अंश 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच हैं। यहाँ से देखें, भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच उत्तर की ओर तथा 68 अंश 7 इंच से 97 अंश
2.25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.47% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कर्क रेखा 23.30 इंच उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। जो कि देश के लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं यह अंतर बढ़ता जाता है। सोचे ऐसा क्यों होता है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन SAARC का गठन किया गया। भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को लेकर भारत का विशेष पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी समय से मतभेद रहा है। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भारत में 32 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं लगभग 1600 है। प्रायः ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता से सतरंगी बना देती हैं।